नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों। आज के इस सत्र में मैं आपसे चर्चा करूंगी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अर्थात समस्या समाधान कौशल। समस्या समाधान कौशल का विकास विद्यार्थियों में करना गणित शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है। गणित अधिगम से बहुत से प्रक्रिया कौशल जुड़े होते हैं। उसमें कुछ खास हैं: प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, कनेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन। तो इसमें से आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। सबसे पहले बात आती है कि समस्या समाधान है क्या। समस्या समाधान से तात्पर्य है किसी भी ऐसे कार्य को करना जिसका सॉल्यूशन पहले से पता ना हो, या विद्यार्थियों को कोई भी ऐसा टास्क दिया जाए जिसका सॉल्यूशन उनको ज्ञात ना हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक प्रोसेस की तरह से लेते हैं। प्रोसेस की तरह से क्यों लेते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप समझ पाएंगे कि स्लाइड में देख रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है, मेथड प्लस आंसर इज इक्वल टू सॉल्यूशन। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, जहां पर आंसर तो आता ही है किसी समस्या का, किसी प्रश्न का उत्तर तो आप निकालते ही हैं, साथ में विद्यार्थी उस प्रश्न के उत्तर के साथ उस उत्तर को कैसे ज्ञात किया यह भी बता पाता है। इसके को प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रोसेस को हम हमेशा एक प्रक्रिया कौशल कहते हैं, क्योंकि जब विद्यार्थी के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो जाती है तो वह किसी समस्या का समाधान कर पाता है और यह एक्सप्लेन कर पाता है कि उस समस्या का जो समाधान किया उसने कैसे किया, उस समय उसके दिमाग में क्या क्या चिंतन किया, उसने कैसे उस समस्या के समाधान तक पहुंचा, कौन कौन से स्टेप्स को उसने फॉलो किया। जब वह इस सब को एक्सप्लेन कर पाता है तो हम कहते हैं कि विद्यार्थी में या किसी भी पर्सन में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, समस्या समाधान कौशल का विकास हो गया है, जो कि गणित शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ गणित शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं है, ये हमारे लाइफ स्किल का भी एक पार्ट है। समस्याएं हमारे जीवन में हमेशा आती हैं और वही व्यक्ति सक्सेसफुल माना जाता है जो उन समस्याओं का समाधान सकता है। अब समस्या समाधान कैसे किया जाए, जो गणित की समस्याएं हैं उनको कैसे विद्यार्थी समाधान करें, तो इसके 4 स्टेप है। पहला स्टेप है अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर द प्रॉब्लम। जो भी समस्या आए, जो भी प्रश्न दिया जाए उसको समझो और उसको एक्सप्लोर करो। दूसरा स्टेप होगा, जब आप समस्या को समझ लेंगे, फाइंड द स्ट्रेटजी, उस समस्या के समाधान करने के लिए एक स्ट्रेटजी को खोजना। तीसरा स्टेप होगा यूज द स्ट्रेटजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या को हल करने के लिए जो स्ट्रेटजी आपने चूज की है उस स्ट्रेटजी का प्रयोग करना। और जब उस स्ट्रेटजी का प्रयोग कर लेते हैं और उस समस्या का समाधान मिल जाता है तो आखिरी स्टेप होगा लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन निकला है, आंसर नहीं, ये ध्यान रखिए, जो सॉल्यूशन निकला है उस पर रिफ्लेक्ट कर सकें यानी कि उसको एक्सप्लेन कर सकें, और लुक बैक, सोच सकें कि ये सॉल्यूशन जो निकला है वो सही है या इसमें कुछ कमी तो नहीं है। तो ये हुए स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन्हीं स्टेप्स को हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। पहला था अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर द प्रॉब्लम, यानी कि क्या करना है, उस समय जो भी आपको प्रश्न दिया है, समस्या दी है, उसको रीड करना है। विद्यार्थियों को क्या करना है, उसको रीड करना है। दूसरा था थिंक अ स्ट्रेटजी और फाइंड अ स्ट्रेटजी। तो उस समय क्या करना पड़ेगा, थिंक इट, पहले रीड इट देन थिंक इट। जब एक स्ट्रेटजी पता चल जाएगी कि कौन सी स्ट्रेटजी यूज करना है तो क्या करना है, उसको यूज द स्ट्रेटजी। सो समस्या को क्या करना है, सॉल्व इट। तीसरे चरण में हम क्या करेंगे, उस समस्या को सॉल्व करेंगे, और जब वो समस्या सॉल्व हो जाएगी तो उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये सॉल्यूशन आया है तो कैसे आया है। तो ये तो हुए स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं डिटेल में कि ये क्या है। पहला जो स्टेप था अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर द प्रॉब्लम, इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रीड एंड रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। जो भी समस्या प्रश्न दिया है उसको पढ़ें
और पुनः पढ़ना। विद्यार्थियों को बताना पड़ेगा कि इस जो भी प्रश्न आपके सामने आया है उसको केयरफुली पढ़ें, उसको उसमें माइन्यूटली समझें कि ये इस प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, व्हाट इज गिवन, और क्या नहीं दिया गया है और क्या निकालना है, और क्या कंडीशंस दी गई हैं। तो किसी प्रश्न में यही होता है कि कुछ नोन होता है और कुछ अननोन होता है, तो क्या दिया गया है और क्या निकालना है। जब विद्यार्थी ये समझ पाएंगे कि क्या दिया है और क्या निकालना है तो वो आधी समस्या का समाधान तो कर पाते हैं। उसके बाद आता है फाइंड अ स्ट्रेटजी। जब समस्या को समझ लिया कि ये समस्या क्या है तो उसके लिए होगा कि उस समस्या को सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रेटजी का चुनाव करना है। तो कई बार ऐसा मैथमेटिक्स का प्रश्न विद्यार्थियों के सामने होता है कि उस तरह का प्रश्न वो पहले मिलता जुलता प्रश्न पहले हल कर चुके होते हैं, तो वो सोचते हैं उसको कैसे हल किया था, तो उसी तरह से इसको हल कर सकते हैं। तो ये तो पहला स्टेप हुआ। दूसरा होगा कि अगर ऐसा प्रश्न है जिस तरह के प्रश्न उसने कभी हल नहीं किए हैं तो उसके लिए उनको क्या करना होगा कि अब सोचना होगा इसके लिए क्या युक्ति की जाए। इस युक्ति के लिए उनको अपनी मैथमेटिक्स की नॉलेज को यूज करना पड़ेगा और सोच जो उनकी मैथमेटिक्स की नॉलेज है, जितना भी उनको मैथमेटिक्स आता है वो सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर हम क्या यूज करें। अगर अगर कोई प्रश्न है जिसमें इंटरेस्ट निकालने को पूछा गया है तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करें। अगर उसमें रेट नहीं दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, वो निकालना है तो इसको कैसे निकाला जाए। तो उनको अपना मैथमेटिक्स का जो ज्ञान है पूरा पहला जो उन्होंने सीखा है, प्रीवियस नॉलेज यहाँ बहुत काम आएगी। उसके आधार पर वह अपनी युक्ति सोचेंगे इस समस्या को समाधान करने के लिए। जब युक्ति सोच ली, डिसाइड कर लिया, तो क्या होगा, यूज द स्ट्रेटजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम फैमिलियर है तो जो मेथड उस प्रॉब्लम के लिए यूज किया था उसी मेथड को यहाँ यूज करेंगे, और उस जैसी प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम यूज करेंगे। लेकिन अगर अननोन प्रॉब्लम है, अनफैमिलियर है, तो जो स्ट्रेटजी हमने सोची है उसके लिए उस स्ट्रेटजी का यूज करेंगे। और हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को विद्यार्थी उस प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। जब प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन निकाला है उसको फिर से सोचेंगे, देखेंगे क्या यह आंसर सही है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई द आंसर, आंसर को चेक करना पड़ेगा। जब आंसर चेक होगा तो हमको पता चल जाएगा कि जब हम वेरीफाई कर लेंगे आंसर को कि हमारा आंसर सही है। इससे फायदा क्या होगा, अगर जब लुक बैक करने से जो भी गलतियां अगर हमसे प्रश्न को हल करने में हो जाती हैं तो वो गलतियां हमारी ठीक हो जाएंगी। और कई बार ऐसा होता है कि हम जब दोबारा से उसको प्रश्न को देखते हैं तो हमें उस प्रश्न को हल करने का कोई दूसरा तरीका भी समझ में आता है, तो हम उसको दूसरे तरह से भी हल कर सकते हैं। साथ ही हम उस जो सॉल्यूशन है उसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, और कोई सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसको हम जनरलाइज कर पाते हैं, तो ये जनरलाइजेशन भी जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं उस समय हो पाता है। तो इस तरह से ये 4 स्टेप हुए। सबसे पहले अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर द प्रॉब्लम, दूसरा फाइंड द स्ट्रेटजी, तीसरा यूज द स्ट्रेटजी, और चौथा लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन द सॉल्यूशन। जब ये 4 स्टेप्स के द्वारा हम किसी भी गणितीय समस्या का समाधान कर पाते हैं। तो जो स्ट्रेटजी है, जो हम बोलते हैं फाइंड अ स्ट्रेटजी, वो कौन कौन सी स्ट्रेटजी हो सकती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। इसके लिए अगर आप कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, ड्रॉ फिगर। दूसरा क्या कर सकते हैं, मेक अ सिंपलर बट सिमिलर प्रॉब्लम, उसी के जैसी कोई और प्रॉब्लम ड्रॉ कर सकते हैं। लुक फॉर अ पैटर्न, कोई ऐसी समस्या है जहां पर पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं तो पैटर्न बना सकते हैं। वर्क बैकवर्ड, पीछे से हल कर सकते हैं, जो प्रश्न दिया है उसको पीछे से अंतिम जो छोर है वहां से शुरू कर सकते हैं।
कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो गेस एंड चेक से सॉल्व हो सकते हैं, उसका प्रयोग किया जा सकता है, फॉर्मूले का प्रयोग किया जा सकता है और लॉजिकल रीजनिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो बहुत सारी स्ट्रेटजी हो सकती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, उसमें से कुछ स्ट्रेटजी हैं। अभी उन स्ट्रेटजीज को हम एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है गेस एंड चेक की बात कर रहे हैं। गेस एंड चेक, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो भी समस्या आपको दी गई है उस समस्या को समझें और उसका एक आंसर निकालने की कोशिश करें। जो गैस आप निकालते हैं उस गैस को क्या करें, टेस्ट करें, ये गैस सही है या नहीं। अगर आप पाते हैं कि आपका गैस सही नहीं है तो उस प्रॉब्लम को फिर से पढ़ें और दूसरा गैस सोचें और उस गैस को फिर से चेक करें। और ये कब तक करते रहें, जब तक कि आपको सही आंसर नहीं मिल जाता। तो ये हुआ गेस एंड चेक, एक स्ट्रेटजी हुई। दूसरी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, कई प्रश्न ऐसे होंगे जहां पर आप एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए सभी के लिए प्रॉब्लम को केयरफुली तो पढ़ना ही है। फिर जो प्रॉब्लम आपको दी गई है उससे कोई अगर फिगर ड्रॉ हो सकता है तो उसको ड्रॉ कर लीजिए और फिर क्या करेंगे, उसके आधार पर, जो भी आपने फिगर ड्रॉ किया है उसके आधार पर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दो फिगर दिखाई दे रहे हैं, एक रेक्टेंगल का है और एक ट्रायंगल का है। इन फिगर में काफी सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है। अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालने को बोला जाए तो निकाल सकते हैं। यहाँ एक ट्रायंगल दिया गया है जिसकी सभी साइड 15-15 सेंटीमीटर की है। एच निकालना है तो उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जब इस तरह से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं मैथमेटिक्स में तो वो एक पूरा पिक्चर जब सामने आती है तो सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन यह डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कौन सी है, किस प्रॉब्लम के साथ कौन सा स्ट्रेटजी यूज करना है, ये विद्यार्थी को डिसाइड करना पड़ेगा। कोई ऐसी प्रश्न भी हो सकते हैं जिसका सॉल्यूशन आप टेबल, लिस्ट या चार्ट बना के कर सकते हैं। कई प्रश्न होंगे जिसमें आप टेबल बना लीजिए, लिस्ट बना लीजिए और चार्ट बना लीजिए। उसके लिए भी आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को चार्ट में रखना है और किसको एक्स एक्सिस पे रखना है, किसको वाई एक्सिस पे रखना है। फिर जब आप उसको कर लेते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज करके उससे एक सेंस निकालना है। कोई भी अगर आपने एक कोई भी ग्राफ बना दिया या कोई टेबल बना दी तो उसका कोई मतलब नहीं होता जब तक कि आप उससे कोई सेंस ना निकालें। आप ये ना समझा पाए कि ये चार्ट क्या कह रहा है या ये टेबल क्या कंक्लूड कर पा रही है, तो उसका एक सेंस निकालना पड़ेगा। ये हुआ मेक अ टेबल, लिस्ट और चार्ट। कई प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनको आप पीछे से शुरू कर सकते हैं। कहां से, जहां स्टार्ट जो भी प्रश्न दिया जाए उसको एंड से शुरू करें और एंड से शुरू करते हुए प्रारंभ तक जाएं तो आपको सॉल्यूशन आसानी से मिल जाता है। कई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जहां पे ये वाली टेक्निक बहुत यूज करनी होती है। इसके साथ ही आप कई प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं तो उसका आप एक सिंपलर वर्जन बना सकते हैं। जब हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करना एक बार में आसान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और उन एक एक पार्ट को सॉल्व करते हुए फाइनल सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो ये हुआ कि जो भी समस्या आपको दी गई है उसके को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके सिंपल प्रॉब्लम बना के फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढना। तो ये तो एक और तरीका हुआ, एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी हुई। इसके साथ बहुत सी और भी स्ट्रेटजी हो सकती हैं। अब हम इसमें से कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि देखते हैं कि मैथमेटिक्स में कोई भी अगर एग्जांपल दिया जाए तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ एक एग्जांपल लिया कि ये एक एग्जांपल है कि 1, 3, 6, 10, 15 और इसमें कह रहे हैं फाइंड आउट नेक्स्ट 2 नंबर्स। अगले दो जो नंबर हैं उनको कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो उसके स्टेप्स है उसमें पहले सबसे पहले यही आएगा कि क्या दिया गया है। इसमें ये नंबर दिए गए हैं
1 3 6 10 15। तो ये हमको दिया हुआ है, निकालना क्या है, नेक्स्ट 2 नंबर्स निकालने हैं। तो ये तो पता हो गया। फर्स्ट स्टेप हमने प्रॉब्लम को रीड कर लिया। दूसरा स्टेप होगा कि हम इसमें क्या स्ट्रेटजी यूज करें। तो यहाँ पे लग रहा है कि कुछ पैटर्न ड्रॉ हो सकता है क्या, तो उसके आधार पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कि अगर हम देख रहे हैं कि थ्री नंबर कैसे आ रहा है, जो प्रीवियस नंबर 1 है अगर हम उसमें 2 ऐड करें तो 3 आ रहा है। अगर 6 कैसे आ रहा है, इसके प्रीवियस नंबर 3 है, अगर 3 के साथ 3 ऐड करते हैं तो 6 आ रहा है। तो अगर यहाँ पर हम इसको देखें, इतना सा जो पार्ट देखें, तो इसमें समझ में आ रहा है कि पहले नंबर को पाने के लिए हमने प्रीवियस नंबर के साथ 2 ऐड किया। जो तीसरा नंबर था सीरीज का, उसको पाने के लिए प्रीवियस नंबर के साथ 3 ऐड किया। इसके साथ जो अगला नंबर था वो कैसे आया, प्रीवियस नंबर के साथ 4 ऐड करके। इसके बाद का जो अगला नंबर है वो कैसे आया, प्रीवियस नंबर के साथ 5 ऐड करके। तो हम 15 तक का तो हमको ये पैटर्न दिख रहा है। तो अगला नंबर क्या होगा, इसको अगर हम देखते हैं तो समझ में आ रहा है कि हम अगर 15 के साथ प्रीवियस नंबर के साथ 6 ऐड कर दें तो क्या आ रहा है, 21। तो ये नेक्स्ट नंबर हो सकता है। और इसका अगला नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है, 21 के साथ अगर 7 ऐड करें तो 28। तो इस तरह से यहाँ पर हमने कौन सी स्ट्रेटजी यूज की, ड्रॉ अ पैटर्न। तो यहाँ पर पहला स्टेप था, हमने क्या किया, प्रॉब्लम को केयरफुली पढ़ा। दूसरा स्ट्रेटजी सोचा कि ड्रॉ अ पैटर्न यूज करते हैं, उससे सॉल्यूशन निकाला। और अब हम लुक बैक करते हैं, क्या ये 28 सही है। अगर हम इन सभी को देखें और अगर हम इसको उल्टा शुरू करें कि 28 में अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो प्रीवियस नंबर आ रहा है, और अगर 21 में से 6 को माइनस करते हैं तो 15 आ रहा है। यानी कि लगता है कि ये जो एग्जाम्पल है, ये जो हमने सॉल्यूशन निकाला है वह सही सॉल्यूशन है। तो यहाँ विद्यार्थी जब इस तरह से सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को आसानी से समझ पाएंगे और किसी समस्या को समाधान कर पाएंगे। तो ये तो हुआ प्रॉब्लम सॉल्विंग का एग्जाम्पल। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं गणित में, तो सारे के सारे एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्विंग से के ही होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, इसमें कौन कौन सी और स्किल इन्वॉल्व होती हैं। जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा किसी भी प्रॉब्लम का विथ अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ रीड नहीं करना है, उसको समझना भी है। दूसरा, इसके साथ क्या जुड़ा होगा, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग भी जुड़ी होगी, आगमन तर्क भी होगा और निगमन तर्क भी। क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव भी थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग, ये दोनों थिंकिंग इसके साथ आएंगी। एनालाइजिंग एंड कंट्रोल वंस थिंकिंग, जो आप अपनी थिंकिंग को एनालाइज कर पाएंगे। तो जो हम चारों स्टेप करते हैं, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर द प्रॉब्लम, फाइंड अ स्ट्रेटजी, यूज अ स्ट्रेटजी, लुक बैक एंड एक्सप्लोर द प्रॉब्लम, उस समय ये सारी की सारी स्किल्स यूज होती हैं। रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, आगमन, निगमन, समालोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन। तो ये सारी स्किल जब विद्यार्थी के अंदर होगी तभी उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन्वॉल्व डेवलप हो पाएगी। जब हमने इतना सब समझा तो आप समझ गए होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है स्किल जब डेवलप हो पाती है तो हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाते हैं। जब विद्यार्थी के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो जाती है तो वो क्रिएटिवली, क्रिटिकली और लॉजिकली सोच पाता है। और साथ ही बहुत महत्वपूर्ण बात कि वो अपने चारों ओर की दुनिया को समझ पाता है और उस अपनी दुनिया में अपने जीवन को एक अच्छे ढंग से
जी पाता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में उसको रोज समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का समाधान भी इसी तरह करते हैं। जो भी समस्या आएगी उसको पहले देखेंगे, समझेंगे, उस समस्या को समाधान करेंगे, समाधान करने के लिए कोई स्ट्रेटजी सोचेंगे और फिर सोचेंगे कि वो समस्या उसने समाधान की तो वो सही थी या नहीं। तो ये एक उसके दैनिक जीवन का भी पार्ट बन जाता है। अब आता है आप कक्षा में कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करें। सबसे पहले बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन दें, कोई भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स उनको दी जाए। बच्चों को डिसीजन लेने का मौका दें। ऐसा नहीं है कि आप उनको बताएं कि इस समस्या को ऐसा सॉल्व करें, इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व किया जाए। उनको एक प्रॉब्लम दे दी जाए, उनको बोला जाए वो जैसे करते हैं सही गलत, आप उसको ये निर्णय ना लें कि ये गलत है और ये सही है, पहले उनको करने का मौका दें। जितना ज्यादा आप उनको खुला छोड़ेंगे, उनको खुले तरह से करने का मौका देंगे, तभी उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो पाएगी। प्रमोट डिसीजन एंड डिस्कशन एंड कम्युनिकेशन। बहुत बच्चों से बहुत बात करें, डिस्कस करें कि ये समस्या जो भी प्रश्न उनको दिया, अगर इसका हल आपने ऐसा निकाला तो कैसे निकाला। जब वो बताएंगे, अगर उनका हल सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो कहीं गलत है तो आप उसको पूछें कि कैसे किया, तो ये आपके दिमाग में विचार क्यों आया, जैसा भी आप ये प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे तो ये विचार आपको क्यों आया। फिर आप समझ पाएंगे कि कहाँ गलत चूक हो गई। फिर आप उस डिस्कशन से ये फायदा होगा कि बच्चा अपनी बात कह पाएगा और आप बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है वो दोनों समझ पाएंगे। इसके साथ ही आप इनकरेज करें उनकी जो सृजनात्मकता है, जो उनकी ओरिजिनलिटी है, उसको इनकरेज करें। और सबसे खास बात, बच्चों को मौका दे रिफ्लेक्शन का, सोचने का। वो रिफ्लेक्ट करें अपनी, उनको मेटाकॉग्निशन की तरफ ले जाएं, उन्होंने जो किया है, थिंक किया है, उसको रीथिंक करें, सोचें। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जब आप बच्चों को बहुत मौका देंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देंगे, उनको खुद से सोचने का मौका देंगे, रिफ्लेक्ट करने का मौका देंगे, उनको सृजनात्मक चिंतन का मौका देंगे, तो निश्चित ही आप एक गणित के सफल शिक्षक बन पाएंगे जो विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशल का विकास कर पाएंगे। आप इन सभी युक्तियों का प्रयोग करके अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशल का विकास कर पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का कंसेप्ट समझ में आया होगा और आप इसका प्रयोग अपनी कक्षा में कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।